Hello everyone. So welcome to UPSC by Pratik Saurabh. So currently we are looking for May 2024 Vision IS monthly current affairs magazine, in which we already have covered several points like polity and governance, international relationship, economy, security is also completed. So in today's class, वी विल कंप्लीट इन्वायरमेंट। ओके, यहाँ पे हम इन्वायरमेंट को कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ लोगों को ये आता होगा यहाँ पे बार बार कि ज्वाइन बटन है ना, इस तरीके से वो हमने क्यों किया हुआ है, उसके लिए भी एक वीडियो पिनअप है। जैसे ही वीडियो आपके पास आया करे, रिक्वेस्टिंग यू, 3 दिन तक ये फ्री रहता है, कोई चार्जेस नहीं है। हम चाह रहे हैं ताकि जो भी एस्पिरेंट्स वो रेगुलर हो जाए। ये इनकम की बात नहीं है, कुछ लोगों ने, एक दो ने यहाँ पे कमेंट्स किए थे। अब बात ये है कि आप रेगुलर रहे। इतने टाइम से जब फ्री कंटेंट देते हैं लोग, उस समय उसे नहीं देखते हैं, और बाद में फिर सर आता है कि हमारी तैयारी नहीं हो पा रही थी, हम इस इश्यूज में थे, हम इस इश्यूज में थे। सिर्फ यही रीजन है। अदरवाइज इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन विजन आइज, उसके लिए भी जो है लिंक कमेंट सेक्शन में, आप वहां से जाके बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इन्वायरमेंट सेक्शन देखते हैं। इस बार काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं। अब ये ट्रेडिशनल नॉलेज इन इंडिया, अब हो क्या रहा है ना कि हमारे इंडिया में ट्रेडिशनल नॉलेज की कोई कमी नहीं है। आप देखते होंगे जब बोलते हैं कि सर्दी खांसी होती है तो मम्मी सब कहती है कि नहीं, हल्दी का दूध पी लो। कहीं चोट लगी वहां भी अब कहते हैं कि हल्दी वगैरह लगा लिया कर। दांत में कहीं इश्यू है या कुछ है तो आप नीम के दातून से करें। आप नमक तेल लगा ले मसूड़े में, इससे चीजें ठीक होंगी। ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट, नथिंग बट अ ट्रेडिशनल नॉलेज। ये सारी चीजें जो है ना, ये ट्रेडिशनल नॉलेज होती है। तो इसी में जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो है, उसने ट्रिटी लाई है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे। अभी यहाँ पे इतना क्यों हॉट टॉपिक बना हुआ है, ये बात ये है कि जो अदर कंट्रीज है जैसे यूएसए और बाकी, वो क्या करती है, जो हम कुछ बना रहे हैं ऑलरेडी हजारों सालों से, सदियों से, जो हमारा नॉलेज है, वो जाके वहां पे पेटेंट करवा रही है कि देखो हमने खोजा। आपने देखा होगा पत्तल से वो दोने बन जाते हैं और उसमें खाना परोसा जाता है। वो बोलते हैं कि जर्मनी वाले जाके बोल रहे हैं कि नहीं, हमने ही बनाया है। इसीलिए जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तरह रिकॉग्नाइज करवाने की यहाँ पे बात की जा रही है। क्लियर? आई होप यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी आपको। अब इसके फायदे क्या है, देखिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में आपके हेल्प करेगा, है ना, क्योंकि अब वहां पे अब कोई नीम यूज कर रहा है, कोई तुलसी यूज कर रहा है, कोई बाकी चीजें यूज कर रहा है ना, अलग अलग जड़ी बूटियां यूज होती हैं। तो ये सब चीजें क्या होगा, आपका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होगा, क्योंकि अब आप उससे इकोनॉमिकली उसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके फायदे हैं, है ना। तो ये जो चीजें है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में यूज होती है। ये सब अब मेंस पॉइंट के लिए भी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये प्रीलिम्स पॉइंट से भी हो जाता है कि 80% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन डिपेंड ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर इट्स प्राइमरी हेल्थ केयर। अभी ऐसा 80% आ जाएगा, प्रीलिम्स के एग्जाम में बैठे हुए हैं, आपको लगेगा नॉट पॉसिबल। 80% तो यार बहुत ज्यादा हो गया। 10-20% लोग करते होंगे यूज, समझ रहे हैं बात को। तो जब ट्रेडिशनल की बात की ना कि दूध में हल्दी डाल लो, कहीं चोट लगी है तो लहसुन का तेल में डाल के सिकाई कर लो, ऑल दोज थिंग्स आर अंडर ट्रेडिशनल नॉलेज ओनली। तो ये आपको इस वे से थिंक करते हुए चलना है। ओके, अच्छा, साथ में यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप जो है लाइन बाय लाइन, वर्ड्स बाय वर्ड्स नहीं पढ़ाते हैं। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है उसका इंपॉर्टेंट सार आपको बता देना, जो समरी जो है वो बताना यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है। और अगर आप कुछ टर्मिनोलॉजीज को नहीं समझ पा रहे हैं तो इट मीन्स आप कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम आप ये पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको बेसिक इन्वायरमेंट, बेसिक हिस्ट्री, बेसिक ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब का नॉलेज नहीं है, ऑब्वियसली ये काफी टफ हो जाएगा। और इसे अगर हम लाइन बाय लाइन करने चले जाएं तो एक एक मंथ का वीडियो 14 से 16-16 घंटे, 18 घंटे तक एक्सटेंड करेगा। ऐसे में रिकॉर्डिंग भी टफ हो जाती है। प्लस आप अगर मानिए प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, आपको पिछले 1 साल का रिवाइज करना है, तो क्या आप वो 18 घंटे और ये सब रिवाइज करते रहेंगे? क्या वो आपके दिमाग में रहेगा? जी नहीं। तो ये इसके लिए जिनको नहीं है, या तो पहले बेसिक एनसीईआरटी पढ़ें, अपना सब कुछ खुद बेसिक लेवल पे करें, या आप हमारी बैच ज्वाइन करें। जरूरी भी नहीं होता ज्वाइन करना, अगर आप खुद सारी बुक्स लाएं, खुद होके आप पढ़ लें, एक बार रीडिंग डाल लें हर चीज के, डेडिकेटली बैठ के, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। या फिर हमारा जो बैच है जिसमें कि
36 मंथ के लिए ओनली 6,000 में वो आपका हो जाएगा प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस करंट अफेयर्स प्लस टेस्ट सीरीज। ये सब कुछ जो है 3 साल की वैलिडिटी के साथ वहां पे आपको मिल जाएगा। ये भी कमेंट सेक्शन में कि आप सीधे हमें कनेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट पे कर सकते हैं इंस्टेड यहाँ पे ज्वाइन बटन यूज करने के। तो ये सब आपको करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप हर एक चीज यहाँ पर आपको उसी तरीके से बताई जाए, क्योंकि ये हम मानते हैं कि आप कोई करंट अफेयर्स तभी पढ़ने आया है उठ के जब उन्हें बाकी चीजों का नॉलेज है। ठीक है, जैसे बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास सारे नॉलेज होते हैं, वो सब सब्जेक्ट्स बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ चुके होते हैं, उनका मेन फोकस होता है कि अब मैं बस करंट अफेयर्स अपडेट करते रहूं, बाकी उसके साथ मैं बाकी प्रिपरेशन उसके साथ मेरी चलती रहे। तो वो उसके लिए यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, है ना, चाहे यहाँ करें चाहे कहीं भी करें। तो ये फैक्ट होता है, जब आपको नहीं समझ में आ रहा है आपको ये समझना है कि आपके बेसिक्स यहाँ पे सही नहीं है, क्लियर नहीं है। ओके, क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना अपना वे होता है। तो जो भी कमियां है वो आपको पता होगी और उसी हिसाब से आप उसे दूर कर सकते हैं। अब देखिए, मेजर्स जो है गवर्नमेंट ने जो लिए हैं, अब क्या है इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट है मैं उस पर बात करना चाहूंगा। आप है यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं। एक, ये इंडिया पेटेंट एक्ट 1970। ओके, तो ये जो पीडीआर मैकेनिज्म है जहाँ पे डिस्क्लोज किया गया है आपका इस तरीके से जो भी क्लेम्ड पेटेंट है। ओके, जितने भी क्लेम्ड पेटेंट है ट्रेडिशनल नॉलेज पे वो यहां पर आएंगे इंडिया पेटेंट एक्ट 1970। जैसे कि यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया योगा और ये सबको इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, तो ये सब भी जो है प्रोटेक्शन के अंडर आता है। कल की वरना कोई दूसरी कंट्री आके बोल देती है नहीं होगा तो हमने इन्वेंट किया है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं यहाँ पे आ रही हैं। अब अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया या कहीं से, बहुत लोगों का होता है कि आप देखिए वो सब चीजों को, ट्रेडिशनल नॉलेज जो है ये हर एक जगह होता है ना, एग्रीकल्चर साइंटिफिक और कहीं, अगर मैंने कहीं एग्जांपल दिया यूएसए ले जा रहा है कहीं ले जा रहा है, तो ये ऑलरेडी कोई ना कोई ऐसी कंट्री होती है जो यहाँ पे कर रही होती है। जरूरी नहीं होता यहाँ पे ही इस मैगजीन में ही सब कुछ इंक्लूडेड हो। उसके लिए आप गूगल आउट कर सकते हैं कि हाँ कौन कौन सी कंट्री से किस तरीके से क्या कर रही हैं, तो वहां से आपको इस तरीके की सारे इंफॉर्मेशन मिल जाया करेंगे। तो आप भी थोड़ा अपने एंड पे गूगल चीजों को किया करें। अब देखिए, ट्रिटी जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और जेनेटिक रिसोर्स पे जो ट्रिटी की गई है, जिसमें लगभग 150 कंट्री इन्वॉल्व है इंक्लूडिंग इंडिया, उनने मिलके कॉन्सेंसस हुआ है, वोटिंग हुई, सबने बोला यार नहीं ठीक है, ये हमारे हिसाब से चीजें हैं। और ये किस में आया है आपका प्रपोजल जो है, कोलंबिया प्रपोजल 1999, ये तब से है। फर्स्ट विपो ट्रिटी जब हुई थी तो उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात हुई थी, जेनेटिक रिसोर्स की बात हुई थी और ट्रेडिशनल नॉलेज की बात हुई थी। ये यहाँ पे जो है ये चीजें समझनी है। अब यहाँ पर ये जो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है सिग्निफिकेंस क्या है, इट इट इज अगेन बहुत ज्यादा मेंस पर्सपेक्टिव से हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ये चीज होती है उतनी एक्सप्लेन नहीं की जाती, क्योंकि पहला प्राइमरी फोकस प्रीलिम्स होता है। तो इसलिए जो हमारा मेंस बैच होती है, जब वहां पे बाद में मेंस आंसर राइटिंग करवाई जा रही है, चीजें करवाई जा रही है, तो वहां पे ये चीज यूजफुल होती है। अदरवाइज ये पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे रखा हुआ है, आप बिल्कुल प्रिंट कराएं, आप अपने हिसाब से पढ़ें, है ना। या फिर आप चाहें तो यहाँ पे पॉज करके रुक जाए थोड़ी देर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैं ओवरऑल हर एक चीज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मुझे क्वेरीज आ रही है तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पे आपको चीजें समझाए जा रहा हूँ। और जैसे नोटिफिकेशन आए आप कर लें, तो उससे क्या होगा कि आपको कोई भी इशू नहीं रहेगा, आप भी टाइमली रहेंगे। नोटिफिकेशन आया विद इन 24 आवर्स हम सॉल्व इसे कंप्लीट कर लेना है, नोट्स बना लेना है, तो ये एक होना चाहिए हमारे अंदर से भी। अब देखिए, अगर मैंने ये बात की कि यार बाकी कंट्री ना हमारे साथ ये कर रही है, वहीं पे देखिए यूएस ने क्या किया, टर्मरिक हल्दी पे बना लिया कि इससे ना वुंड जो घाव वगैरह जो होते हैं वो ठीक होते हैं, नीम ऑयल से फंगस वगैरह ठीक होते हैं। यार ये सब तो हमारे देश में ही ऑलरेडी है। तो इंडिया ने बोला कि लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशनल यूज अपना प्रूफ किया, तो बाद में जो है इसका बायो पायरेसी जो पायरेसी जो हो रही थी इसे रोका गया, और वो माना भी गया कि नहीं इंडिया ठीक बोल रहा है, यूएस का कोई पेटेंट का यहाँ पे हक ही नहीं है, क्योंकि हजारों साल से ये यूज करते आ रहा है। यही यहाँ पे बात है, जिसमें डोना का एग्जांपल दिया, ये वे बैक जो है करंट अफेयर्स के न्यूज में था। ओके, आई गेस वो कंट्री जर्मनी थी, आप गूगल करें और मुझे बताएं। तो वो बोले कि नहीं हमने बनाया है। तो ऐसे ही चीजें चल रही हैं। तो इंडिया वहां पे इस पे काफी ज्यादा अलर्ट हो गई है, अभी गवर्नमेंट भी अलर्ट हुई है कि इस तरीके के हमें सारी चीजों पे ध्यान देना है। अब क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन,
अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया है फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2024 रिपोर्ट। अब ये प्रीलिम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप एक जगह नोट डाउन कर ले कि अभी फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन कौन कर का रिपोर्ट कौन लाया है। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, अभी बाकी आपको यूनेस्को और अलग अलग नाम दे दिए जाएंगे, ठीक है, तब आपको वो चीज समझ नहीं आएगी कि किसी ने किया है। तो ये यहाँ पे आपको इस तरीके से ये चीज याद रखनी है। इंडिया का जो रैंक है 63 है, पहले 67 था क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में, जिसमें कि लगभग 1.8 ट्रिलियन 2023 में क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट था, जो कि 90% ग्रोथ है 2021 से। मतलब मानिए अगर यहाँ पे लगभग लगभग आपका $1 ट्रिलियन हो रहा था, अब यहाँ पे 1.8 ट्रिलियन हो गया, या फिर मानिए $0.9 ट्रिलियन था, कि 90% का लगभग ग्रोथ है। उस हिसाब से भी समझ सकते हैं कि अराउंड 1 ट्रिलियन था या थोड़ा कम था उससे, और अब ये 1.8 ट्रिलियन हो गया है। तो सिर्फ 2 सालों में 90% की ग्रोथ है, जो कि कहाँ पे है, इकोनॉमीज, एडवांस्ड इकोनॉमीज और चाइना, ये सब जगह काफी ज्यादा तेजी से हो रहा है। अगर 6 कंट्री की बात की जाए टॉप 20 परफॉर्मर थे, तो फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, चाइना, यूके एंड यूएसए। ओके, तो ये यहाँ पे इस तरीके से ट्रांजिशन काफी अच्छे तरीके से कर रही है ये कंट्रीज। जब हम सोचते कि अरे इंडिया का सोलर अलायंस का गया, तो सोलर अलायंस एक अकेली चीज होती है। जब हम क्लीन एनर्जी की बात करें, उसमें हाइड्रो पावर प्लांट, विंड एनर्जी, वो सारी इंक्लूड होती है ना। तो अपना जो वो आ, ये है कि एकदम से अभी बहुत सारे एस्पिरेंट बार बार पढ़ पढ़ के उनको ये लगने लग गया है कि यार कहीं ना कहीं कनेक्ट कर लेते हैं हमारा सोलर एनर्जी से, क्या हम उसमें काफी अच्छा कर रहे हैं ये। लेकिन ओवरऑल जो होता है ये हमें ध्यान रखना है। अभी 8 ऐसी कंट्रीज है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि जिसे नेट जीरो इमिशन है, मतलब इमिशन जीरो हो गया। इंडिया का टारगेट कब का है, कमेंट सेक्शन में बताएं। इंडिया नेट जीरो कब का टारगेट कब का रखा है। ये सीधे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाएगा, दे देंगे आपको 2030, 2050, 2070 या 2100। अभी चारों में से कौन सा है बताइए कमेंट सेक्शन में। अब देखिए, नेट जीरो की बात की जाए तो भूटान, कोमोरोस, गैबोन, गुआना, मेडागास्कर, न्यू पनामा और सुरीनेम, ये 8 ऐसी कंट्री है जो कि नेट जीरो एमिशन अभी ही अचीव कर चुकी है। काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ये प्लीज नोट डाउन कर लें। इसके बाद जनरेटिव एआई जो है, लगभग 500 बिलियन एनुअली सेव कर रहा है एनर्जी कंपनी की। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जनरेटिव एआई, ये लगभग 500 बिलियन। अब इसलिए देखिए जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तेजी से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, अब अगर मानिए कोई आप एनर्जी कंपनीज है जिसका अगर आप 500 बिलियन ओवरऑल बचा रहे हैं एनुअली, तो क्या वो आईटी कंपनी को $100 बिलियन का प्रोजेक्ट देना नहीं चाहेगा? बिल्कुल दे देगा, हमारा $400 बिलियन बच रहे हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे इफिशियंसी बढ़ा के, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ा के, ये एआई जो है इस तरीके से भी यहाँ पे हर जगह हेल्प कर रहा है। तो उसी की यहाँ पर बात हो रही है। अब देखिए इंडिया का अगर रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स की बात करें, अभी मई 2024 एकदम लेटेस्ट है, कि सोलर जो है इंडिया का 57% है, तो मोर देन 50% हो गया है सोलर। अब इस पे कोई भी आपको स्टेटमेंट दे दे कि इंडिया का भी 35% सोलर है या फिर 50% से ज्यादा नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं, 50% हो गया है। सेकंड पे विंड है, थर्ड पे क्या है आपका, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट। ओके, ये जो है आपका इस तरीके से आपको यहां पर दिमाग में रखना है। अब इंडिया का जो स्टेटस है, इंडिया फोर्थ ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी है। फोर्थ ग्लोबली, मतलब ये जितना भी यहाँ पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं फोर्थ ग्लोबली है। विंड एनर्जी से भी जितना हम कर रहे हैं वो भी ग्लोबली फोर्थ है, और फिफ्थ हम सोलर पावर कैपेसिटी में, हमारा 50% है, लेकिन 57 है, बट वर्ल्ड में हम फिफ्थ नंबर पे। तो ये भी नहीं सोच के बैठ जाए फर्स्ट नंबर पे चल रहे हैं, ये हमने बहुत, हम इस लेवल पे थे, ठीक है, आज हम इस लेवल पे हैं। तो हमने उछाल बहुत किया है, बट अभी भी हम फिफ्थ नंबर पे हैं, ठीक है। अभी भी जो है हम फिफ्थ नंबर पे टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की अगर बात की जाए। अब इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है आपकी रिन्यूएबल एनर्जी, RE यूनिट्स रिन्यूएबल एनर्जी, ये 76 गीगावाट थी, जो कि अब 193 गीगावाट हो गई इंक्लूडिंग हाइड्रो। काफी अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 सालों में लगभग लगभग हम बोल सकते हैं कि अराउंड थ्राइस ये होने वाला है, या कुछ टाइम में हो जाए।
तो ये यहाँ पर एक है। साथ में इंडिया का टारगेट ये है, नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी को 500 तक ले जाना। ठीक है, इसको 500 तक ले जाना 2030 तक। अगेन ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाता है। अभी कितना है, अगेन ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाता है। सोलर से इतना, ये प्रीलिम्स का हो गया। विंड में इतना, ये प्रीलिम्स का हो गया। वेस्ट एनर्जी, स्मॉल हाइड्रो, बायो मास, को जनरेशन, ये सब भी रिन्यूएबल में आता है। ठीक है, अब इसी पे देखा जाए, वही बात हो रही है, 1.8 ट्रिलियन, 90% ग्रोथ, सच काइंड ऑफ, वो बार बार उसी चीज को रीइटरेट कर रहे हैं, है ना। अब वे फॉरवर्ड वगैरह जो होता है कि किसी भी चीज में, कि देखिए जो भी इन्वेस्टमेंट गैप है ना, मैं इसलिए बस बता दे रहा हूँ कि आपको लगे कि चलो पॉइंट टच कर दिया, कि इन्वेस्टमेंट गैप, जितनी जरूरत है इन्वेस्टमेंट की वो नहीं हो पा रही है, तो वो हमें करनी है। इन्वेस्टमेंट का जो भी रेगुलेशन है उसे एडवांस करना है, डीकार्बोनाइजेशन बढ़ाना है, मतलब कार्बन कम से कम इमिट हो। तो इस तरीके से जो है ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी होनी चाहिए एंड ऑल। इसके बाद इंडिया का जो है ग्लोबल इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि भारत ने शुरू किया। इसके पहले से जो है 2010 में नेशनल सोलर मिशन आया था। यहां भी आपको, इसलिए मैं बोलता हूं, बहुत बार आते हैं कि अभी आपकी थिंकिंग, आपको ये डेटा ड्रिवन चल रहा है कि अच्छा इस समय किसकी सरकार थी। ऑब्वियस सी बात है, इस समय बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने काफी अच्छा काम किया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस लाया। लेकिन क्या इससे बाकी ने काम नहीं किया? जी नहीं, इस समय कांग्रेस की सरकार थी। तो ये नेशनल सोलर अलायंस लाया था कि भाई आगे इंडिया भी इसमें अच्छा करे। तो हमें कंट्री स्पेसिफिक होके चलना है। ऑलवेज आई से नेवर बी अ पार्टी स्पेसिफिक पर्सन। ऐसे में आपका एथिक्स खराब होगा। ऐसे में आप अगर बनते हैं तो अपना एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं कर पाएंगे। 5 साल में पार्टीज आएंगी जाएंगी, बट आप जो है वहां पर एज अ सिविल सर्वेंट 60 साल टिल रिटायरमेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज यहां पर समझने की बात है। अब वही सेम है, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम होगा। इस तरीके से ये आपका यहाँ पे ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। नॉट मच ऑफ यूज कि ये सब पॉइंट्स है, लेकिन बस इतना पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल जो अलायंस है ये तब स्टार्ट हुआ, ये तब स्टार्ट हुआ। ओवरऑल बाकी क्या चीजें चल रही हैं, ये थोड़ा बहुत आप पॉज करके देख सकते हैं। लेकिन हाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इंपॉर्टेंस रखता है काफी ज्यादा। एचक्यू कहाँ है, ये कमेंट सेक्शन में आप बताएं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ओके, इसके बाद अदरवाइज ये इंडिया में ही है, ये मैं आपको बता दूं। और इसके अलावा जो है कोई मेजर अलायंस का ऐसा हेडक्वार्टर इंडिया में नहीं रहा है। ओके, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब इसके बाद देखेंगे हम मैंग्रोव कंजर्वेशन। अब अगर मैंग्रोव्स कंजर्वेशन की बात करें, तो ये जो है आईयूसीएन रेड लिस्ट में मैंग्रोव्स इकोसिस्टम जो है, इसने इंडिकेट किया है कि अबाउट 50% ऑफ इकोसिस्टम एग्जामिन्ड वर क्लासिफाइड एज वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड। मतलब अब 50% जो है ना, किसी ना किसी स्टेज में आ गया है। या तो ये वल्नरेबल है, या इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, या तो एकदम खत्म पे है, खत्म होने पे है, या खत्म होने की शुरुआत हो चुकी है। ऐसा 50% है, बस 50% ही आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि सेफ है। ओके, तो ये यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल अपने आप में, क्योंकि मैंग्रोव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम इसकी बात करते हैं इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की, इसमें ये डेटा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। साथ में अगर आप देखिए डेटा बैंक, तो इन द एब्सेंस ऑफ एडिशनल कंजर्वेशन एफर्ट्स बाई 2050 की बात की जा रही है। एडिशनल और अगर हम करते हैं तो 5% जो है मैंग्रोव लॉस्ट हो जाएंगे ग्लोबली। अगर जो हम अभी कोशिश कर रहे हैं, देखिए हम कोशिश कर तो कर रहे हैं, लेकिन एडिशनल एब्सेंस रहा और कोशिशों में जो कि अभी जरूरत है करने की, अगर और ना किया, इतने पे रुक गए जितने अभी हम पे एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो 5% लगभग ग्लोबली लॉस्ट हो चुका होगा। ओके, 16% जो मैंग्रोव है वो सबमर्ज्ड हो जाएंगे सी लेवल राइज पे। अब अक्सर क्या होता है, कोई भी मैंग्रोव्स वगैरह जो होते हैं वो आपके सी शोर पे होते हैं, जहाँ पे सैलाइन और मीठा पानी दोनों मिलता है ना, जो रिवर का पानी और सैलाइन। तो ऐसे में जैसे सुंदरवन वगैरह का एरिया हो गया, तो इससे क्या होगा, अब सी लेवल अप होता चला जाएगा, जिसके कारण भी जो है मैंग्रोव के अंदर सबमर्ज हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद 1.8 बिलियन टन लॉस होगा कार्बन सिंक। अब चाहे वो आम का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, चाहे वो आपका मैंग्रोव हो, ये सब क्या करते हैं, प्रोसेस के लिए बाई फोटोसिंथेसिस ये सब CO2 लेते हैं एटमॉस्फेयर से,
ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जब ये CO2 ले रहे हैं अपने अंदर, तो वो सिंक कर रहे हैं सब कुछ अपने अंदर। तो ये हो गया सिंक जो है, वो लॉस हो जाएगा, जो एक जगह सेफ हो रहा था वो। ठीक है। तो ये इसकी बात की जा रही है। तो ये स्टैट्स थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। $13 बिलियन का एस्टिमेट मॉनिटरी वैल्यू लॉस है। मॉनिटरी वैल्यू का एक जो लॉस है $13 बिलियन है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब फिगर याद रखना। बट हाँ, ऑब्वियस सी बात है, जहां भी कंजर्वेशन नहीं होगा, इस तरीके से कोई भी चीज एक्सटिंक्ट होगी या फिर वनरेबल होगी, तो वहां पर मॉनिटरी इम्पैक्ट उसका पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके बाद कोस्टल फ्लडिंग हो जाएगी। अब देखिए, समुद्र के आसपास जब मैंग्रोव्स रहते थे, तो इससे क्या होता है कि वो मिट्टी को रोक के रखते थे, तो उतना ज्यादा क्या होता था ना, उससे आपका फ्लडिंग नहीं आ पाती थी। जो बाढ़ वगैरह जो कोस्टल एरिया में नहीं, बट वो जड़ के साथ ही या तो अगर वो खत्म हो गए या सबमर्ज्ड हो गए, तो ऐसे में क्या होगा, ये फ्लड्स की जो है वगैरह है, ये बहुत बढ़ जाएंगे। अब अगर मैंग्रोव इकोसिस्टम की बात की जाए साउथ इंडिया में, श्रीलंका में, मालदीव में, नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक में क्रिटिकली इंडेंजर्ड, सबसे ज्यादा यहाँ पे ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। जिसे कहा जा रहा है ना, वर्ल्ड का 50% की ये हाल है, तो सबसे ज्यादा क्रिटिकली इंडेंजर्ड आपको इसी एरिया में मिलेंगे। इससे ये पता चलता है कि 20% जो एक्सेस्ड मैंग्रोव्स है आर एट हाई रिस्क, काफी हाई रिस्क पे, एंड हैव बीन मार्क्ड एज इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है। जो कि आपको वही बार बार यही चीज रिपीटेशन हो रही है कि इस एक सीवियर कोलैप्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर नियरली 33% जो मैंग्रोव्स है ना प्लेनेट पे, वो थ्रेटन्ड है बाय इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। देखिए, 50% है माना, बट इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का ही पड़ रहा है। सी राइज हो रहा है और बाकी सब ये इश्यूज हो रहा है, इसी कारण ये चीज हो रही है। अब एक भी इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्ल्ड में 1980 के बाद से अगर हम बात करें, पिछले 40+ ईयर्स में 20% वर्ल्ड का मैंग्रोव जो है वो हम खो चुके हैं। एक्सटिंक्ट हो गया, वी लॉस्ट, अब जैसे से कहना चाहे, वो चीज हो रही है। इसीलिए, और ये जो हैबिटेट है ना इसका, ये डिसअपियर हो रहा है 3 to 5 टाइम्स फास्टर देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आप ब्राजील या कहीं का भी ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट की बात करें, या कहीं भी की भी रेन फॉरेस्ट की अगर बात करते हैं, तो ये 3 to 5 टाइम्स फास्टर वे में क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। प्रीलिम्स के लिए भी कोट हो जाएगा कि ज्यादा तेजी से डिसअपियर मान लीजिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो रहा है, ना कि मैंग्रोव्स। तो ये गलत हो जाएगा, एक्चुअली मैंग्रोव ज्यादा हो रहा है। तो ये बहुत बारीक चीज है, ये आपको यहाँ पे ये नोट रखना है। इस तरीके से यूपीएससी में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, और बिल्कुल यहाँ पे ये आएंगे, तो आपको ये सब रेडी रखना है। थ्रेट्स क्या क्या है, अगेन वही बात हुई, क्लाइमेट चेंज है सबसे ज्यादा, डेवलपमेंट एक्टिविटी जो हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पॉल्यूशन जो है हर बार, कहीं हम पॉलिथीन के कारण, कभी फिशिंग के कारण, कभी टूरिज्म के कारण, कभी वहां पे हो सकता है ऑयल स्लीपेज हो जाए, तो उसके कारण, तो ये सब है। अनसस्टेनेबल फिशिंग, बहुत जरूरत से ज्यादा फिशिंग कर दे रहे हैं। तो इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए हैं कि इंडिया में इनिशिएटिव लिया गया, जिसके कारण नेट 17 स्क्वायर किलोमीटर का जो है ना, अभी इंक्रीज हुआ है मैंग्रोव कवर में। मान लीजिए मैंग्रोव कवर अभी 10,000 स्क्वायर किलोमीटर तक था, अब हल्का सा और बढ़ गया है, और वो 17 किलोमीटर और ऐड हुआ है, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। नेट एडिशन हुआ है इससे, वो बताया जा रहा है। तो ये भी कहा जाएगा कि अच्छा रिसेंटली 2023 में एडिशन हुआ है, तो यस हुआ है। वरना हम तो पूरा दिमाग में पढ़ रहे कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, हम एडिशन पे ध्यान नहीं देंगे। वही एक ट्रिक क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, हमने गलत कर दिया जी, नहीं वो हम नहीं करेंगे। इसके बाद इनिशिएटिव फॉर मैंग्रोव कंजर्वेशन, तो ये इसमें और क्या क्या है, मिस्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फुल फॉर्म आप लिख ले, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, पता चला बाद में। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजेबल इनकम, तो मिस्टी ये है, किससे रिलेटेड है, मैंग्रोव कंजर्वेशन से। कौन किया, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इनफ, इतना आप यहां पर याद रखें। ओके, क्लियर। तो यही सब चीजें हैं। बाकी वे फॉरवर्ड वगैरह आप चाहें तो पॉज करें, देखें। अगेन ये मेंस पर्सपेक्टिव पे ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाकी हम मेंस के लिए जब करेंगे तो वहां पे वो, और जब आप कहेंगे सर इस तरीके से करवा दो, वो करवा दो, तब वो चीज हो जाया करेगी। बाकी आप पॉज करके पढ़ना, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल पे। आप इसे सब्सक्राइब कर लें, चैनल जैसे अपलोड हुआ करे उस, तो वहां पे आप क्या किया करें, उसे कंप्लीट कर लिया करें विद इन अ डे। नोटिफिकेशन है, हमने हमारा पहले ही काम खत्म कर लिया। कोल ब्लीचिंग, अब कोल ब्लीचिंग जो है, ये भी इंपॉर्टेंट सी बात है।
कि ये हर जगह हो रहा है ना, लाइक एक्रोपोरा, पोरिस्टिस साइलेंड्रिका, ये जो है आपका कावरत्ती आइलैंड में। तो ये सब जब आप वर्ड्स जब आपको आए, तो ये सब आपको याद रखना है कि जो स्पीसीज जो है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी ब्लीचिंग हो रही है। ब्लीचिंग मतलब क्या, कि झड़ जाना। ठीक है, ये सब चीज जो है वहां से झड़ जा रहे हैं। कोरल ब्लीचिंग जो हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, वो चीजें झड़ जा रही हैं ऊपर में से जो है। कोरल मान लीजिए इस तरीके से है, ये सरफेस है, ये गोल गोल कोरल है। अब ये यहाँ से गिर के झड़ जा रहा है, इसको ब्लीच कह रहे हैं, कोरल ब्लीचिंग हो रही है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि गल्फ ऑफ कच्छ के पास में है, अरेबियन सी में है, यही जगह डॉट 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 जो दिख रहे हैं, यही कोरल्स है। ये रही गल्फ ऑफ मन्नार कोरल्स। लक्षद्वीप पे काफी है, अंडमान निकोबार पे है। तो ये इसी के रिगार्डिंग है। तो अगर एक्रोपोरा और ये पोरिस्टस, ये सब नाम आए थे, कोरल के नाम ही आपको याद रखना है, तो उस समय आपको टिक मारने के लिए आसान होगा, जो कि बाकी लोगों को लगेगा कि यार क्या आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कोरल्स में जो और इंपॉर्टेंट है, हाँ, जो गल्फ ऑफ मन्नार ऊपर आपने देख ही लिया इमेज में, वहां पे डिक्रीज हुआ है 37 से 27% के आसपास, 10% का डिक्रीज है सर, पिछले लगभग 15-16 सालों में। पाक में जो है वहां भी देखिए बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ है, लगभग 12-12% का। और जो कोरल में जो ब्लीच हो रहा है वो भी जो है वहां पे स्पेसिफिक है एक तरीके का, वो है गोनियोपोरा। तो ये आपको खाली याद रखना है कि कोरल से रिलेटेड ये सब टर्मिनोलॉजीज हैं। कीस्टोन मैराइन, इसमें जो है स्पेसिफिक जो है आपका जो स्पीसीज फॉर्म्ड होती है ना, ड्यू टू सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, इनके बीच में इतना टेक्निकली घुसने की जरूरत नहीं है कि आप ये सब याद कर पाए। लेकिन अगर आप ये नोट डाउन रख लेते हैं, बार बार ये चीजों को देखेंगे, आपके माइंड में होगा, तो आप एक स्टेप अहेड रह सकेंगे। इसलिए मेरा कहना है कि आप खुद भी पढ़ें, वीडियो सुने, रिवाइज करें, नोट्स बनाएं, ताकि आप फिर उसके बाद आपके माइंड में चीज रिटेन रह पाए। एक बार आप पढ़ेंगे, उससे आएगा, एक बार सुनेंगे, देखेंगे, इसका खुद के नोट्स बनाएंगे, तो आपके माइंड में वो चीज लंबे टाइम तक रिटेन रह पाएगी, लॉन्ग लास्टिंग। इसके बाद रिक्वायर्ड वार्म टेम्परेचर, ऐसा नहीं कि कहीं भी कोरल आ जाएंगे, वार्म टेम्परेचर होना चाहिए। या फिर रशिया के आसपास के समुद्र में क्यों नहीं होते हैं, ये पूछ लिया जाए। या आपसे पूछा जाए कि कोरल कहाँ कहाँ है, अगर आपको इतना ही पता है कि 23 से 29 डिग्री के आसपास जनरली चलते हैं, या फिर वेरी सेलाइन वाटर हो, ओके, तो वो सब एरिया के आसपास ज्यादा होंगे। तो आप अपने हिसाब से ही ये आइडिया लगा लेंगे, ज्यादा सेलाइन होना चाहिए, अच्छा, तो पक्का ये जो है ना बे ऑफ बंगाल के आसपास नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे तो बहुत सारी नदियां ब्रह्मपुत्र और ये सब आके मिलती है। अब देखिए यहाँ कहीं आपको ज्यादा नहीं दिख रहा है ना, इस साइड कम रिवर आती है, नर्मदा तापी एक दो बस, आ जो आ गई आ गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी ज्यादा है लक्षद्वीप साइड, इस साइड देखिए कहीं बहुत कम है, आपको यहीं पे हल्का सा मिलेगा। तो ये सब लॉजिक्स जो होता है ना, वहां पे आपके क्वेश्चन सही करवा देता है। इसके बाद जो है सैलो वाटर विद अबेंडेंट सनलाइट टू सर्वाइव, तो सनलाइट भी होना चाहिए, सैलो वाटर होना चाहिए। अब सैलो तो इसी साइड है, अरेबियन साइड, जैसे आप देखते हैं हल्का सैलो वाटर है, उस साइड तो काफी ज्यादा डिप ना, नदियां आ रही है तो और गड्ढा करते चली जा रही है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से आप विथ दैट लॉजिक भी प्रॉपरली आप कभी भी इसे सही कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट रहती है चीजें वहां पे टिक लगा दिया जाता है, हाईलाइट कर ही दिया जाता है, ताकि आप रिवीजन करें, तो उस समय आपके पास इतना ये लोड ना हो कि मुझे क्या रिवाइज करना है, या फिर से मुझे पूरे 150 पेज लेके बैठना है। ओके, तो ये जैसे जैसे हाईलाइटेड पोर्शन रहा करता है, वो आपके टेलीग्राम चैनल पे चला जाया करता है। और बाकी जो पेड इनिशिएटिव है जो व्हाट्सएप वाले हैं, ये वहां भी डाल ही दिया जाता है। ओके, तो जो व्हाट्सएप पे जो हमारे पेड वाले हैं, उनको अगेन कोई आपको यहाँ पे ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। कुछ टाइम में भी आपको जो है अलग से वो प्लेलिस्ट प्रॉपर मिल जाया करेगी, कहीं कुछ इश्यूज आए भी तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, आपको लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के बाद है पिवटल हैबिटेट्स, जैसे कि आपका फॉरेस्ट ऑफ द सी कहा जाता है। अब इंपॉर्टेंट है, रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी किसे कहते हैं, मैंग्रोव्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको इस तरीके से याद रखना है कि जो कोरल जो है, कोरल को ये चीज कहा जाता है। लगेगा कि मैंग्रोव्स है, नहीं, ये कोरल, ठीक है, ये इन्हें ही कहा जाता है कोरल को। क्योंकि डाउट क्या होता है मैंग्रोव्स और कोरल्स में, तो कोरल को कहा जाता है रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी। अदरवाइज दिमाग में आता है
मैंग्रोव्स इंसान मारते हैं, गलत हो जाता है। ठीक है। कोरल ब्लीचिंग की अगर मैं बात करी, पहले ऐसा दिखता है, ऊपर से वो जो इसके पिगमेंट्स वगैरह सब ब्लीच होके बह के चले जाते हैं, ऐसा दिखेगा ऐसा, और आखिरी में इस तरीके से हो जाता है। मतलब आपको देख के लग रहा होगा ना, मान लीजिए इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा, थोड़ा कलर है, एकदम ये हुआ तो एक तरीके से डेड हो गया, है कि नहीं? तो ये सब जो है ये हुआ गया कोरल ब्लीच। अगेन ये सब सारी चीजें जो उसी से रिलेटेड है। बाकी जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, JZSI, उसने कहा है कि ग्लोबल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सक्सेसफुली रिस्टोर्ड कोरल रीफ्स। तो यहाँ पे रिस्टोर करने की भी कोशिश की जा रही है। कहाँ पर? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे कच्छ का जो हमने दिखाया है, आप ठीक है, इसलिए जब भी आप इस तरीके से देखा करें, इसे शांति से पहले देख लिया करें ना। आपका काम है कि यार आप जब यहाँ पे कोई इमेज आई है, चाहे इंडिया का नक्शा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आप शांति से उसे पॉज करें, देखें, नोट करना है फटाफट, एक नक्शा बना ले और वहां पे आप आसपास वो चीज लिख दें। जैसे कि यही है ना, आपने प्यार से नक्शा बनाया, ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिया कि अच्छा यहाँ पर है, ये इस एरिया में है, थोड़ा इस एरिया में है, यहाँ पे है। तो इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो आपको वो याद भी रहेगा। तो इसी की बात कर रही है, गल्फ ऑफ कच्छ की बात की जा रही है कि यहाँ पे रिस्टोर किया गया है कुछ हद तक। ओके। चलिए, तो इसके बाद जो अगला है वो है आपका हीट वेव। हीट वेव के पहले आई थिंक ये कुछ मिस तो नहीं हो रहा है, वो देख लेते हैं। इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, ये हो गया इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। लेकिन फॉरेस्ट के रिलेटेड यहाँ पे चीजें हैं। जस्ट अ सेकेंड। हीट वेव, हीट वेव, हीट वेव। ओके, वेट। हाँ, इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। अब ये जो है 19th सेशन है, इंटरनेशनल अरेंजमेंट है फॉरेस्ट का, जो कि डिक्लेरेशन इसका कहाँ किया गया कि ऑन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन विथ अ फोकस ऑन पीपल, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस, इन चार पे फोकस करते हुए ये चीज की गई है। अब ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स की अगर बात की जाए, तो देखिए ये चार पांच इंपॉर्टेंट गोल्स हैं। कि पहले तो आप इसे रिवर्स करें फॉरेस्ट कवर लॉस को, कि जब हम काटे जा रहे हैं, इसको कोशिश करनी है कि इसे रिवर्स करना है। इसका इम्प्रूव करना है फॉरेस्ट बेनिफिट एंड लाइवलीहुड, प्रोटेक्ट करना है फॉरेस्ट को। जब हम बोलते हैं ना कि चिपको आंदोलन से लेके सब कितने इंपॉर्टेंट हो जाता है, यू कैन कनेक्ट इन सच वे वाइल राइटिंग योर मेंस आंसर, तब ये समझ में आएगा कि यूनाइटेड नेशन भी कह रहा है, और हम तो पहले से भी करते हैं, चिपको आंदोलन की बात करेंगे, हम ये सब चीजों की करेंगे। फिर रिसोर्स मोबिलाइज जो मोबिलाइज करना है। इसके बाद जो है आपका प्रमोट करना है इंक्लूसिव फॉरेस्ट गवर्नेंस, कोऑपरेट करना है एंड वर्क अक्रॉस सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स के में इस तरीके से काम करना है कि भाई आपका फॉरेस्ट जो है वो बढ़े। तो इसी से रिगार्डिंग यहाँ पे चीजें दी हुई हैं। यहाँ पे कहा गया कि सिर्फ 17 ही स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे 33% से ज्यादा क्या है, फॉरेस्ट कवर है। आप समझिए, वर्ल्ड का बोल रहा है कम से कम यार, हर कंट्री में 33% तो होना ही चाहिए। इंडिया का क्या हाल है, सिर्फ 17 स्टेट में। ओके। और टोटल और अगर हम बात करें, तो लगभग 25% के आसपास जो है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, ये वहां पर है। इंडिया में फॉरेस्ट जो पिछले 10 सालों में ना इंक्रीज तो हुआ है, कितना, बाई 2261 स्क्वायर किलोमीटर, बट कहीं ना कहीं डेंसिटी भी कम हो रही है। बहुत सारे इश्यूज है, काटे तो इलीगल बहुत जा रहे हैं, तो वो सब जो है कंसर्न अलग है। लेकिन वैसे भी 33% होना चाहिए, जो कि 17 ही में है, और इंडिया में सिर्फ 25% के आसपास है। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पे कैसे भी कोट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये टारगेट भी है, यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट अंडर UNFF, इसके अंडर जो है बात की जा रही है कि लगभग लगभग जो है हम 3% इंक्रीज करेंगे फॉरेस्ट का वर्ल्ड वाइड। तो 3% लगता है छोटी सी बात है, बट ये भी जो है बड़ी चीज है, ये यहाँ पे किया जाएगा, जिससे कि 120 मिलियन हेक्टेयर का इंक्रीज होगा। और ये इसमें है आपका विजन ऑफ द 2030 एजेंडा के अंदर ये चीज आती है।
ठीक है। तो जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो हमने यहाँ पर देख लिए। हीट वेव बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इस बार तो दिल्ली से लेके हर जगह की हालत इतनी खराब थी। तो ये इस पे हर बार क्वेश्चंस आते ही रहेंगे, अब तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नहीं भी है तो आपको पता तो होना चाहिए कि हीट वेव है कब, डिक्लेरेशन कब होगा हीट वेव का। कि रिसेंटली लगभग 37 सिटीज ऐसी है नॉर्दर्न एंड सेंट्रल रीजन में इंडिया के, जहाँ पे 45 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर रहा है, 45 से ज्यादा। अब मेरा सिंपल बोलना है, आपको बता दो यहाँ पे, अगर कभी भी ऐसा 45 के ऊपर गया टेम्परेचर, आपको नहीं सोच रहे वहां पे मतलब हीट वेव आ गई। ठीक है, घोषणा करनी कि भाई अब यहाँ पे हीट वेव है। अब इसके कारण क्या होता है, मिलियन ऑफ आपके जो वल्नरेबल पीपल है, वहां पे बहुत सारे इश्यूज हो जाएंगे उनको। अब होगा कैसे? एक तो ऑब्वियस सी बात है, गर्मी करंट डेथ हो रहा है जो भी, वो तो है ही एक इशू बहुत मेजर। स्ट्रोक आ जाए, बाकी दिक्कतें हो, लेकिन लाइवलीहुड इशू भी हो जाता है। अब लगेगा वो कैसे, अगर मान लीजिए कोई वर्कर मनरेगा में काम कर रहा है, अब अगर वो मनरेगा में काम कर रहे हैं बेचारे, तो वो इतनी धूप में उतना काम कर नहीं पाएंगे, तो उनके एफर्ट्स लॉस, मॉनिटरी लॉस, बहुत सारी चीजें हो जाएंगे। इतने धूप में कैसे आप काम कर पाओगे फिजिकल वर्क? तो ये सब जो चीजें हैं काफी ज्यादा, क्योंकि अनयूजुअल हाई टेम्परेचर है हीट वेव। इसके कारण फेवरेबल कंडीशन क्या होती है हीट वेव के लिए? एंटी साइक्लोन कंडीशन। या साइक्लोन नहीं बन रहा है, साइक्लोन अगर बनेगा तो सोचिए बवंडर आएगा, हवा चलेगी, कहीं ना कहीं उतना हीट नहीं रह जाएगा। एंटी साइक्लोन इसलिए एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर इन द अपर एटमोस्फेयर, मॉइस्चर वगैरह बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, जब सूखा, बहुत बुरा ही हाल, नमी के कारण भी होता है, प्रॉब्लम होती है। लेकिन फेवरेबल कंडीशन जो हीटवेव के लिए वो यही है कि एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर। ठीक है। इसके बाद क्लाउडलेस स्काई, कोई धूप वूप नहीं, एकदम सीधे कोई बादल वादल नहीं, सीधे धूप आ रही है और परेशान कर रही है। प्रिवलेंस ऑफ हॉट ड्राई एयर ओवर अ रीजन, तो जो हॉट ड्राई एयर है, इसके कारण भी जो है ये काफी ज्यादा कंसर्न्स होते हैं। इसके बाद देखा जाए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, तो इन्होंने भी यहाँ पे फिर कुछ अपने पैरामीटर्स बनाए हुए हैं। उनका कहना है कि देखिए, अगर 40 के ऊपर है या 40 के नीचे, ये दो तरीके से बात कर रहे हैं कहां पर, कि आपका हीट वेव सिनेरियो है मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री। प्लेन एरिया की बात कर रहे हैं, जैसे हो गया आपका दिल्ली हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, लेकिन जो थोड़ा ऐसे हिली एरिया है, हिमाचल, जम्मू, अरुणाचल, इस तरीके से जो एरिया है, उसको हिली एरिया में आ गया। तो उनका कहना है कि अगर 40 के ऊपर 4 या 5 मोर हो गया, ठीक है, तो उस सब कंडीशन क्या कही जाएगी? या फिर बिलो है वहां का मैक्सिमम टेम्परेचर कैसा? मानिए एग्जांपल दे रहा हूं मैं, दिल्ली का अभी तक मैक्सिमम टेम्परेचर है, एक जस्ट फॉर ए वन एग्जांपल, मुझे पता है 45 क्रॉस हो चुका है, बट मैं बता रहा हूं कि वो 44 डिग्री रहा है। ठीक है, तो यहां माना जाएगा कि 4 से 5 डिग्री एबो नॉर्मल हुआ, एबो नॉर्मल। ठीक है, तो ऐसे में उसे हीट वेव मानेंगे। इधर मान लीजिए, अगर मान लीजिए कहीं का टेम्परेचर 25 ही डिग्री चल रहा है 5 साल से, अब ये समझने वाली बात है, 25 ही है पिछले 10-20 साल से मैक्सिमम। इस साल अगर वहां पर मान लीजिए 5 से 6 का रेंज दिया, 31 या 32 चला गया सपोज, तो 32 पे हीट वेव डिक्लेयर हो जाएगी। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये यहाँ पे कहने का मतलब है, ये नहीं है कि हीट वेव सिर्फ 45 या उसके ऊपर ही होगी, 32 पे भी हीट वेव हो सकती है। अगर कहीं का टेम्परेचर 20 ही है, तो 26 पे भी हीट वेव हो जाएगी, 28 पे भी हीट वेव हो जाएगी, क्योंकि वहां के लोगों को तो उतनी आदत है ना 20 झेलने की, बॉडी ने अडेप्ट ऐसा किया हुआ है। तो यही सब यहाँ पे बात चल रही है। ओके, डिक्लेरेशन की क्या बात की जा रही है, कि व्हेन शुड अ हीट वेव बी डिक्लेयर्ड, रिकॉर्ड मैक्सिमम टेम्परेचर, कि अगर 45 डिग्री के ऊपर हो, कहीं भी हो, लेट भी, प्लेन एरिया, जैसा भी एरिया, कोस्टल एरिया, ये 45 पे हीट वेव। इसके बाद ये 40 डिग्री पे हीट वेव कोस्टल, आप बहुत बार सुनते होंगे यूके में, यार वो तो बर्फ है, वहां पर 35 डिग्री हीट वेव आई है। आप हंसते रहेंगे कि यार हम तो 35 डिग्री में टहल रहे होते हैं, कि वाह कितना सुहाना मौसम, वहां हीट वेव चिल्ला रहे हैं, ऐसा कैसा हो गया? फिर आपको ये सारे पैरामीटर ही गलत लगने लगेंगे। फिर आप सर पकड़ के बैठ जाओगे कि यार हमने तो ये पढ़ा था, सर ने भी ये पढ़ाया था, सर ही गलत है, उनको ही नहीं आता समझाते। तो वो यहाँ पे ये बात है, ये एक टर्मिनोलॉजीज जो होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है।
कि बाकी कंट्री कहीं ऐसा दे रहा है, तो वो ह्यूमन किस हिसाब से वहां रह पा रहा है, कितना झेल पा रहा है ना, उस पर डिपेंड करता है। ओके, इसलिए आज सामने वही चीज लिखी हुई है। ये इंटरप्रिटेशन कर पा रहे हैं जो होता है, काफी टफ होता है अगर फ्रेशर है तो भी। और बहुत बार जो होता है एक्सपीरियंस होने के बाद भी, जब काफी 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, तब भी कभी कभी 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट वाले को भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं आ पाती कि अच्छा वो सेम ही चीज पढ़ तो जा रहे हैं, रट ले रहे हैं, लेकिन ये इसके बीच में, बिटवीन द लाइन्स, ये मतलब क्या है। ओके, ये चीजें हैं। इसके बाद अगर देखा जाए, तो वार्म नाइट, अगर 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर आ गया, 41 या समथिंग रात भर, तो ये वार्म नाइट, भाई गर्म रात है। ठीक है, इसे वार्म नाइट कहा जाएगा। अब ये देख रहे हैं कि मैराइन हीट वेव कंडीशन की अगर बात की जाए, तो वो कैसे आएगा, इस तरीके से नॉर्मल कंडीशनिंग कैसे होती है, तो ये सब इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल सा डायग्राम है, आप चाहे तो देख सकते हैं, वैसा कुछ खास उसमें है नहीं। इसके बाद अगेन अलर्ट्स दिए हुए हैं, ग्रीन येलो ऑरेंज रेड। रेड का मतलब यही है, एक्सट्रीम हीट वेव है। ऑरेंज का मतलब क्या है, सीवियर। येलो का हीट अलर्ट दे देते हैं, नॉर्मल डे है ग्रीन का। ओके, तो लगभग 2 दिन 4 दिन, 2 दिन 6 दिन, ऐसे करके दिया जाता है। चलिए, फायर सेफ्टी रेगुलेशन इन इंडिया, अब ये क्यों न्यूज में आ रहा है बार बार? रीजन क्या हुआ है ना, अभी काफी इंसिडेंट हो रहे हैं कि गेमिंग जोन है राजकोट का, वहां पे फायर इंसिडेंट हो गया। फायर क्रैकर्स फैक्ट्री है हरदा में, मध्य प्रदेश में, वहां पे फायर इश्यूज हो गए। प्राइवेट हॉस्पिटल दिल्ली में, तो ये देखिए दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब भी हॉस्पिटल का। फायर क्रैकर्स आपको भी पता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे तो ये ऑलवेज रिस्क में होता है, बट ये हॉस्पिटल्स हो गया, गेमिंग जोन हो गए, यहाँ भी ये सब चीजें हो रही हैं। इसके बाद एज पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की अगर हम बात करें, लगभग 7,435 लोगों की जान जा चुकी है इंडिया में 2022 में के कारण। बहुत बड़ा फिगर है, 7,000 प्लस। इसमें कि 8,000 फैक्ट्री फायर्स है, जो कि सिर्फ दिल्ली में लगी है, मतलब 800 फैक्ट्री फायर। मतलब क्या हाल चल रहा है, आप देख सकते हैं हिंदी का, जहाँ पे दिल्ली में क्या क्या हाल चल रहा है। तो ये यहाँ पे एक मेजर कंसर्न है। ठीक है, तो यही सब प्रॉपर वही डेटा है, इतने पर्सनल है, इतने फायर स्टेशन है। आपको भी पता है सब प्रीलिम्स वगैरह के लिए कोई खास मायने नहीं रखते हैं ना, मेंस पे भी कोई ये सब नहीं पूछने कितने फायर स्टेशन है, और ये तो बस ये आपसे पूछेगा भाई किस तरीके से, एथिक्स में भी पूछ लिया, ऐसी सिचुएशन है कैसे मैनेज करोगे, क्या करोगे, तो उसके लिए हम एथिक्स वगैरह जो है वो देखेंगे अच्छे से बाद में, जो हमारा GS4 पेपर आ जाता है। अब रीजंस वगैरह जो है, नॉन कंप्लायंस, सबसे मेन तो रीजन यही होता है कि जो कंप्लायंस होता है स्टैंडर्ड का, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड का, उसको फॉलो ही नहीं किया जाता है, जिस कारण ये चीजें हो जाती है। नैरो स्टेयर केस, ना पतले पतले शहर वगैरह में तब और देखिएगा, स्पेस बचाने के चक्कर में करते हैं। अभी कुछ आग वाग लगी ना, एक एक करके थोड़ी उतरेगा, अफरा तफरी होती है, गिरते हैं, मरते हैं, उसी में हालत खराब हो जाती है। इमरजेंसी एग्जिट नहीं होता है, लैक ऑफ, एक आध बना दिया तो बना दिया दिखाने के लिए, वरना वो भी ढंग से, जो रूल होता है कि इतने लोगों पे इतनी एग्जिट्स होने चाहिए, इतना एरिया है, तो वो सब फॉलो नहीं किया जाता है। तो वही सब यहाँ पे बात चल रही है। इसके बाद जो है, ये नॉर्थ वेस्टर्स की अगर बात की जाए, तो इसका जो एम है, ठीक है, जो कि क्या, फर्स्ट रिसर्च टेस्ट बेड है टू स्टडी नॉर्थ वेस्टर्स। इसका जो मेन उद्देश्य है कि टू स्टडी थंडर स्टॉर्म, जो थंडर स्टॉर्म होता है ना, जो बादल गरजते हैं, फ्रॉम द फॉर्मेशन स्टेज से लेके ग्रोथ स्टेज, प्रोपगेशन, हर एक स्टेज में जो है ये, इस पे क्या करना, रिसर्च करना। एडजॉइनिंग कहाँ का एरिया का, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, इस एरिया के बीच में जो भी प्रोपगेशन हो रहा है, या फॉर्मेशन स्टेज है या ग्रोथ स्टेज है थंडर स्टॉर्म की, उसको स्टडी करना, वही है आपका नॉर्थ वेस्टर्न। तो क्लियर हो गया होगा आपका, इतना है इसके लिए काफी है। अब देखते हैं न्यूज इन शॉर्ट्स, बहुत सारे न्यूज है इस पर, बहुत सारे। तो हम ये वन बाय वन जो है, इसमें लगभग सारे ही इंपॉर्टेंट है, तो सब कुछ लगभग कवर यहाँ पे हमने कर ही लिया है। इसलिए कि वेनिजुएला जो है मे बी द फर्स्ट नेशन टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर। अब बताइए, तो एक तो जीके के लिए तो है ही कि इस कंट्री में अब एक भी ग्लेशियर नहीं होगा। जो हिमालयन ग्लेशियर की हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर अब
वो पिघल गया है इतना ज्यादा, एकदम छोटा सा बचा है कि उसे हम ग्लेशियर काउंट ही नहीं कर सकते, यही कहा जा रहा है। वेनेजुएला लास्ट स्टैंडिंग ग्लेशियर। अब जो एंडीज माउंटेन है ना, वेनेजुएला किधर है, एंडीज माउंटेन किधर है, कमेंट सेक्शन में बताएं आप। तो ये जो है आपका, ये श्रंक हुआ है टू अ साइज दैट नो लॉन्गर क्वालिफाइज फॉर इट एज अ ग्लेशियर। मतलब एक साइज होना चाहिए ना, इतना साइज का हो तभी ग्लेशियर मानेंगे, ऐसे छोटे छोटे को हम ग्लेशियर नहीं मानने वाले। तो वही यहाँ पे एक साइज जो है उसकी बात की जा रही है। तो एंडी जो कि साउथ अमेरिका में आता है ना। तो ये जो चीजें जब भी अगर मैं बोलूँ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसी समय पॉज करके कमेंट कर दिया करें, ठीक है। तो ये जो है आपका साउथ अमेरिका में आता है, तो वहां पे ये कहा गया है कि अब एक भी वेनेजुएला में नहीं है। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये जो है आपका क्रायोस्फीयर, क्रायोस्फीयर क्या होता है? ये ऐसा होता है जो कि इंक्लूड करता है आपका स्नो, आइस ऑन लैंड, आइस कैप्स, ग्लेशियर, परमाफ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट, हर एक चीज को जो आइस से रिलेटेड है ना, उसे क्रायोस्फीयर कहते हैं। जैसे ट्रोपोस्फियर जब हम बात करते हैं, वहां पे मिट्टी ही मिट्टी है, ट्रोपोस्फियर एक हमने वर्ड दे दिया। क्रायोस्फीयर मतलब आइस से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी। तो वही जो है आपका इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव, उसने नेटवर्क लाया है एक्सपर्ट्स का, रिसर्चर्स का, कि जो कोलेबरेट करे गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो प्रिजर्व कर पाए क्रायोस्फीयर को। और क्रायोस्फीयर क्या होता है? यही सब आपका आइस से रिलेटेड जो चीजें हैं। इनका कहना है नासा का कि अगर मान लीजिए सारा ग्लेशियर यही हाल से पिघल गया, तो 60 मीटर के आसपास जो है क्या होगा, सी लेवल राइज कर जाएगा। अभी 60 मीटर पे लग रहा है कितना ही होता है। अगर आपकी हाइट 6 फीट है, तो ये लगभग लगभग कितना हुआ, ये 6 फीट है तो ये हुआ आपका 2 मीटर से भी कम, 1.83 के आसपास आप बोल सकते हैं मीटर ये हुआ। 183 सेंटीमीटर जो है लगभग आपका 6 फीट हो जाता है। तो फिर सोचिए अब जिसकी हाइट 6 फीट होगी, तो ये इतना है। अब सोच लीजिए आप ही कितने बार डूब जाइएगा। इट मीन्स मुंबई, आपका मालदीव, ये सब जो जगह है वो ऑलरेडी पूरी डूब जाएंगे। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज है, जितना हम सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा ये खतरनाक है। ओके, तो यहीं पे इस चीज की बात हो रही है। इसके बाद अगर देखा जाए, अब यहीं पे देखिए बाकी चीज कर रहे हैं कि अब बाकी वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस लाई जा रही है, इंटरनेशनल ईयर फॉर प्रिजर्वेशन बाय यूनाइटेड नेशन। तो ये सब चीज जो आप बोलोगे कि पढ़ाना ये जरूरी है, अंडरस्टूड है, सेल्फ अंडरस्टूड, आप पढ़ ले, देख ले, है ना। इसके लिए पीडीएफ वहां पे है ही। वरना ये जो रिकॉर्डिंग होती है आप समझ सकते हैं कितनी लॉन्ग चली जाएगी। कुछ लोग बोलते हैं सर एक ही बार में अपलोड कर दिया करिए। अब सोचिए कैसे कोई भी इंसान 7-8 घंटे लगातार कंटिन्यू बोलता रहेगा, बोलता रहेगा। क्या आप सुनिएगा? पहले आप खुद से क्वेश्चन करिए। सुनना तो फिर भी एक आसान है, कितने एफर्ट्स लगते हैं इसके लिए, है ना। तो बस वही चीजें यहाँ पे होती हैं। अब क्लाइमेट चेंज कैन वीकन मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। ऑब्वियस सी बात है, देखिए क्लाइमेट चेंज का हर जगह इम्पैक्ट है। वही आरबीआई जो है यहाँ पे ये चीज बोल रहा है। तो अगर कोई आपसे पूछ दे कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्या नहीं है, या इसका क्या पड़ेगा, तो जी बिल्कुल पड़ेगा, ठीक है। तो बस उसी की यहाँ पे बात की जा रही है। अब जैसे कि फाइनेंशियल हेल्थ जो है बैंक, उस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अब क्लाइमेट चेंज जब हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें जो होती है ना वो उसी हिसाब से होती है कि भाई आपका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, किसी कंट्री में अगर बहुत बुरा क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो गया, तो वहां पे क्या इन्वेस्टमेंट जाएंगे? अभी पता चल रहा है मालदीव आधा लगभग डूब ही गया है, तेजी से डूब रहा है। हर दिन 1 सेंटीमीटर, हर साल 1 सेंटीमीटर पानी उसका लेवल अप हो रहा है। तो अब इन्वेस्टमेंट ऑलवेज डाउन हो जाएगा यार, पता नहीं 10-20 साल बाद रहेगा कि नहीं। तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, बस वही आरबीआई भी यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब देखेंगे न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट चेंज। अब की भी ऑब्वियस सी बात है, इस पे अब कुछ ना कुछ गोल होगा कि अब क्या करे क्या ना करे, है ना। ये कैसी मुश्किल, ठीक है। तो हमें सॉन्ग पे नहीं जाना है, अब यहाँ पे हम देखते हैं इन 2009 पार्टीज जो है यूएनएफसीसीसी की, इन्हें डिसाइड किया कि अब 100 बिलियन एनुअली कम से कम देंगे इस इश्यू के लिए।
और उसे 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया। $100 बिलियन जो है हम ये इस पे करेंगे। बट ये टारगेट अभी तक अचीव ही नहीं हुआ, शॉर्टफॉल। मतलब आप समझ रहे हैं, लोग वहां पे सिर्फ $100 बिलियन भी हम इस चीज के लिए फंड नहीं जुटा पा रहे। तो ये सब जो कंसर्न्स हैं, जो कि और हमारे जो करंट इशू है उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। चाइना को क्या लेना देना अभी, या फिर वही वाली बात कोई बोलेगा इंडिया भी इतना बड़ा देश है उसको क्या लेना देना है। ये छोटे छोटे देश डूब रहे हैं उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तो इन छोटे नेशंस का भी ये कहना है। तो ये हमारा काम है, कल वो उनके साथ बुरा होगा, आज उनके साथ बुरा हो रहा है, कल वो हमारे साथ होगा। तो हमें ये बहुत सिंसियरिटी के साथ ये चीजें देखनी है। ओके। अब कार्बन रिमूवल एंड कार्बन फार्मिंग, ये आगे भी इसी तरीके से इनिशिएटिव्स बहुत है। रिमूवल और फार्मिंग की जब भी हम बात करते हैं ना, कैसे आप एटमॉस्फेयर से कार्बन को अलग करोगे, कैसे उसे एक जगह स्टोर करोगे, ये सब जो बातें होती हैं ये इसमें आता है। इसके लिए प्रैक्टिस दी हुई कि मिनिमाइजिंग सॉइल डिस्टर्ब, एग्रो फॉरेस्ट्री करिए, सिंपल सी बात है, और पेड़ लगाइए, कंजर्वेशन करिए। इससे होगा आपका कार्बन का स्टोरेज। या फिर जो है आप कार्बन फार्मिंग करिए, रीजनरेटिव प्रैक्टिसेस, जो कि आपका इकोसिस्टम को रिस्टोर करेगा। तो ये सब जो चीजें हैं इसी से रिलेटेड दिया है कि स्टडी हैव शोन एग्रीकल्चरल सॉइल कैन एब्जॉर्ब 3 to 8 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट एवरी ईयर। तो कार्बन सिक्वेंटरिंग में ये बोला है कि जो जमीनी है, जो सॉइल है ना, वो इतना ज्यादा जो है हर साल एब्जॉर्व कर सकती है। तो ये सब उसी के अंडर में आते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आगे चलते हैं। अब डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज, अगेन ये भी उसी की बात चल रही है। कार्बन कैप्चर वर्ल्ड लार्जेस्ट DSC प्लस एस, डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट। ये जो है आपका, ये सेकेंड कॉमर्शियल है। पहली बात, एक तो भी आयरलैंड में स्टार्ट हो गया। ठीक है। इसके पहले स्विस कंट्री ने जो है यहाँ पर, स्विस कंपनी ने जो है ये बनाया हुआ था। अब इसमें क्या होता है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्नोलॉजी है विच कैप्चर CO2 डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एट एनी लोकेशन। मानिए यहाँ पे आपने इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, अब ये एटमॉस्फेयर से सीधे जो है CO2 को एब्जॉर्व कर लेगा। और यहाँ पे मान लीजिए 10,000 लीटर का 10,000 लीटर इसने भर दिया। इसको आप डिस्पोज करो पाइपलाइन के थ्रू, जैसे करना है, जो करना है, कहीं स्टोर कर लो। फिर ये आपके लिए एटमॉस्फेयर से कर देगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इस तरीके से जो अननेसेसरी CO2 के कारण में जो ग्लोबल वार्मिंग और ये हो रहा है वो नहीं होगा। इसको फिर आप, सिर्फ ये बात नहीं है ना कि आपने कर लिया, उसका आप यूज भी कर सकते हैं। देखिए समझिए बात को। आपने फैन ही ये लिया, आपने क्या किया, रिलीज किया CO2 फ्री एयर। मतलब इसमें ऑक्सीजन होगा, बाकी एयर्स हो सकती है, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। इसको क्या किया, फिर फिल्टर किया, हीट किया, CO2 कैप्चर कर लिया। और फिर इसको CO2 को क्या किया, इस तरीके से यहाँ पे ये देखिए फ्री कर दिया बाकी एयर्स को, और बाकी CO2 को इसके अंदर डाल दिया। अब इसके बाद आपको जो यूज करना है, इसके काफी यूजेस हो जाते हैं। तो वो यूज जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। तो वहीं पे यहाँ पर ये बात चल रही है। अब देखिए केल्विन कर्व का ये कहना है कि ग्लोबल एवरेज कॉन्सेंट्रेशन जो है ना CO2 का, CO2 सब आर्टिकल्स उसी पे ही है। तो ये जो है केल्विन उसी पे ही है कि ये बढ़ा है, 4.7 पार्ट पर मिलियन हो गया है 2024 मार्च की बात की जाए तो। और जो केल्विन कर्व है, ओके, तो ये लार्जेस्ट एवर रिकॉर्डेड लीप है, इतना ज्यादा, 4.7 पार्ट्स पर मिलियन। मतलब सोचा ही नहीं कि इतना ज्यादा बढ़ते चला जाएगा। और ये जब कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है, ये किया जाता है मौना लाओ ऑब्जर्वेटरी, MLO। वहां पे MLO में ना 1958 से किया जा रहा है कि अच्छा अभी इतना कॉन्सेंट्रेशन है, अभी इतना है, अभी इतना है। और ये कहाँ पे किया जाता है, लोकेटेड कहाँ पे, हवाई पे। तो यहाँ पे क्या, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो, तो वोल्केनो के आसपास है। तो मतलब वो जितना, देखिए जो अगर आपका कोई वोल्केनो है, अब वो कितना भी इरप्ट करे, वो कितना भी इरप्ट करे इसके अंदर से लावा वगैरह या फिर जो गैसेस होती हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि इसके आसपास सबसे ज्यादा CO2, बाकी भी गैसेस होंगे। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। तो जो यहाँ पे है वो मान लिया कि सबसे हाईएस्ट है, और वही हमने पूरे इस दुनिया का मान लिया फिलहाल। इसलिए यहाँ पे जो है लेबोरेटरी रखी गई है इसके पास, इस एक्टिव वोल्केनो के पास। ठीक है। बायोकवर, बायोकवर जो है रिसेंट स्टडी है,
जिसने प्रपोज किया सस्टेनेबल अप्रोच ऑफ माइक्रोबियल मीथेन ऑक्सीडेशन सिस्टम। मतलब कि जो मीथेन है ना, उसको ऑक्सीडाइज कर देना। और उसको ऑक्सीडाइज करने के बाद क्या होगा ना, आपका मीथेन जो है CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मीथेन क्या, CH4 है। अब CH4 में अगर आप बायो कवर के थ्रू आप चेंजेस लाएंगे, CO2 अलग हो जाएगा, वो H से अब H2O बने, जो बनना है वो बनेगा बाई प्रोडक्ट। लेकिन इसका मीथेन से ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ये हमें भी पता है ग्लोबल वार्मिंग में कितना ज्यादा जो है वहां पे आपका इम्पैक्ट है एज कम्पेयर टू CO2। तो इसीलिए ये चीज की जाती है। मिथेन जो है आपने देखा हो, जो गाय वगैरह जो होती है, गाय भैंस जो भी ये होती है, उनके स्टोमक में भी काफी ज्यादा पाया जाता है ना। तो इसके कारण जो है ये मिथेन के कारण काफी ज्यादा वैसे भी इश्यूज है। इसके बाद की एक मिथेन कहाँ से रिलीज होती है, जो पैडी का जो कल्टीवेशन होता है, जो धान जो बोलते हैं, वहां से भी मिथेन काफी ज्यादा ये होती है। तो इसीलिए यहाँ पे मिथेन यूटिलाइजिंग बैक्टीरिया। ओके, तो यहाँ पे इसकी बात की जा रही है कि मिथेन को यूटिलाइज कर ले ऐसा बैक्टीरिया टू थ्राइव एंड एक्ट एज बायोफिल्टर। तो ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं इसे बायोफिल्टर कहा जाता है। क्लियर सारी चीजें। चलिए, अब अगला जो टर्म, जैसे मैंने कहा लगभग सारे इंपॉर्टेंट थे इसलिए हमने सब यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, कि वर्ल्ड बैंक रिलीज रिपोर्ट टिल्टेड वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। अगेन, ये जो वर्ल्ड बैंक ने किया है प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या, रिलीज रिपोर्ट किस पे, वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। यही प्रीलिम्स का हो गया, इतना ही काफी है। बाकी जो है ये 10th वर्ल्ड वाटर फोरम है बाली इंडोनेशिया में। इनफ फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें कोई और बाकी इंफॉर्मेशन हमें ऐसा देखने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप चाहें तो पॉज करके बिल्कुल ये सब पढ़ सकते हैं कि 197 मिलियन पीपल है जिनको पानी की जो है कहीं ना कहीं सेफ ड्रिंकिंग वाटर का इश्यू है, कमी है, नहीं मिल पा रहा है। बेसिक बेसिक सैनिटेशन जो है 211 मिलियन पीपल के पास है। ग्लोबली देखा जाए तो 450 मिलियन जो पीपल है वहां पे हाई पेवर्टी एंड लो वाटर एक्सेस हॉटस्पॉट में है। तो ये सब कंसर्न्स वगैरह उस रिपोर्ट में दिए गए हैं। इसके बाद इंडिया बिकेम थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर, है ना। तो यहाँ पे सोलर पावर में हम थर्ड लार्जेस्ट है, जो अभी हम बन गए हैं 2024 एकदम, जो कि लेटेस्ट रिपोर्ट है ग्लोबल इलेक्ट्रिक रिव्यू GER के उस हिसाब से। तो ये जो है की फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट, की फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट क्या है कि 30% जो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो पहली बार पूरी लाइफ में ऐसा हुआ है आज तक कि रिन्यूएबल एनर्जी से बनी है। तो इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड फिलहाल हम कह सकते हैं कि 30% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल से हो गई है। इंडिया सॉ द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट सर्च, मानिए हम इस लेवल पे थे, इसके बाद जो हम सर्च कर रहे हैं एकदम तेजी से, जो बढ़ रहे हैं, अगर 100 गीगावाट से तो 175 हुए, बहुत तेजी से हो गए। तो वही कहा जा रहा है, हम ऑलरेडी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि हम थर्ड लार्जेस्ट है, लेकिन चौथे सबसे तेजी से बढ़े। फोर्थ लार्जेस्ट सर्ज है हम में। ओके, फोर्थ लार्जेस्ट सर्ज है। तो सर्ज जैसे, चलिए कुछ को अगर नहीं समझ आ रहा हो, इसमें आपको पता है पे 100 था, 100 से आप हो गए अभी 175, तो 75 गीगावाट का सर्ज आया। आप ये कह सकते हैं कि 75% बढ़ गया। आप कोई कंट्री हो सकता है यहाँ पे ऐसी होगी जहाँ पे 10 गीगावाट ही था, बट वो 18 हो गया। तो उनका जो सर्ज है वो लगभग लगभग 80% का हो गया, तो वो ज्यादा हो जाएगा। इसी हिसाब से बताया गया है कि इंडिया का फोर्थ पे है, बिहाइंड चाइना, US और ब्राजील, इसके बाद इंडिया ही है। इंडिया जो इसने ओवरटेक कर दिया है, इसके पहले जापान था, तो जापान को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है कि हम ये जो फोर्थ की बात कर रहे हैं, सर्ज की बात कर रहे हैं, जो तेजी से बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल थर्ड हम ही है। इंडिया प्रोड्यूस द सेकेंड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल, तो कोल से हम सेकेंड सबसे लार्जेस्ट है, और फोर्थ लोएस्ट है इन G20। देखिए, अब यहाँ पे जो कहना चाह रहा है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो कि हम जो है सेकेंड हाईएस्ट, वर्ल्ड में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है, हम सेकेंड हाईएस्ट कर रहे हैं कोल से कर रहे हैं। ओके, क्योंकि हमारा डिपेंडेंसी है काफी, मोर देन 50% है। पहले तो 75 के आसपास था, 75-80 ऐसे होवर होता था, अभी लगभग फिर भी 55% के आसपास है। तो अब ये जो है वर्ल्ड में हमारा सेकंड नंबर पे है। बट ये कहा गया कि इमिशन में G20 कंट्रीज में सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज आ जाती है ना, अब जो कि G21 हो गया है,
इंडिया ने किस कंट्री को रिक्वेस्ट की, भैया G20 के सामने बात रही है, किस कंट्री को आना चाहिए, अफ्रीकन यूनियन को आ जाना चाहिए। तो अब ये जो है G21 हो जाएगा, बट जो G20 में फोर्थ लोएस्ट है, ये हमें याद रखना। पर कैपिटा इनकम, अब सॉरी, पर कैपिटा आपका इमिशन होता क्या है, मान लीजिए साइड में एक कंट्री है श्रीलंका। श्रीलंका का मान लीजिए हर इंसान पे 10 किलो, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, वो CO2 रेस कर रहा था इसके थ्रू, कोल के थ्रू, हर इंसान पे। और उसके पास मान लीजिए 1 करोड़ आबादी थी, तो 1 करोड़ आबादी का क्या हो गया 10 के हिसाब से, 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़ जो है, हम ये कोल का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, केजी में मानिए वाट एवर मानिए। अब इंडिया में जो पर कैपिटा है, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए मान लीजिए 4, क्योंकि हमारा आबादी कितनी है 140 करोड़, तो ये कितना हो जाएगा 560 करोड़, 4 के हिसाब से भी। ठीक है, 560 करोड़। तो अब आपको लगेगा यार कि इतना हम मेगावाट बना रहे हैं, या वाट एवर, या फिर जो भी हम एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, हम इतना भी गीगावाट या मेगावाट बना रहे हैं, जनरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या हो रहा है, कोल तो हम ज्यादा ले रहे हैं, बट पर कैपिटा इनकम भी डिवाइड बाई पॉपुलेशन हो जाता है, तो इस चक्कर में काफी कम है, फोर्थ है, लोएस्ट है। लेकिन ये नहीं सोच रहा कि हम कोयला बहुत कम यूज कर रहे हैं, बाकी देश हमसे ज्यादा कर रहा है, जी नहीं। पर कैपिटा, तो ये सब जो टर्मिनोलॉजीज होती है समझने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए कहता हूँ कि ये सब इकोनॉमिक्स में तो और अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो आप ये सब जो बेसिक जो बैचेस है ना, वो ज्वाइन कर लिया, तो 299 दे दें वहां पे, 799 दे दें, या फिर 3 साल के लिए 799 वाला जो है सिर्फ आपको 6000 रुपीज में मिल जाएगा, वो भी आपको 2000 करके पे करना है। सारे वीडियो सब कुछ, प्रीलिम्स मेंस ऐसे राइटिंग, करंट अफेयर्स, सब कुछ उसमें 3 साल के लिए आप निश्चिंत। क्योंकि अब डबल से पे करना, और मैं भी समझ सकता हूँ कि काफी इश्यूज होते हैं, इसलिए फॉर 3 इयर्स हमने वो चीज अब दे दी है। अब देखते हैं, स्पेन बिकम्स 99th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस, इंडिया का ही है। इसी में वो आंसर मिल जाएगा कि गुरुग्राम में है। जब मैंने पहले क्वेश्चन पूछा आपसे कि कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर बताए, तो आपने लिख दिया होगा अभी तक, तो वेरी गुड। अदरवाइज ये कहाँ पे, गुरुग्राम में है। अब इस पे क्या कोशिश की जा रही है, स्पेन तो अभी ऐड हुआ, ये तो चलिए ठीक है, कि 1000 बिलियन डॉलर के आसपास का 2030 तक इन्वेस्टमेंट हो इस चीज में, सोलर में, है ना। तो काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है, 12,000 मतलब 1000 बिलियन डॉलर। ओके। अच्छा, अब यूनिकॉर्न कब कहते हैं किसी भी कंपनी को, ये बताइए कितने बिलियन डॉलर की होती है तो यूनिकॉर्न कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर बताइएगा। ये भी आपका इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स हर जगह से आ जाता है। इसके बाद डिलीवरिंग एनर्जी एक्सेस टू 1000 मिलियन पीपल, तो इतनी मिलियन पीपल तक ये एनर्जी पहुंचानी है। इतना जो 1000 गीगावाट का सोलर एनर्जी कैपेसिटी बनाना है। 1000 क्या करना है, US डॉलर, है ना, बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट लाना। तो ये सब चीजें 2030 तक की बात किया, ये देखिए गुरुग्राम हेडक्वार्टर है। और इसमें जो है यूनाइटेड नेशन को भी ऑब्जर्वर स्टेटस अब दे दिया गया। अभी ऑब्जर्व करते रहे यार, काम कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, थोड़ा बहुत सबको भी ज्ञान देना हो आके, तो आप दे सकते हैं, अच्छा लगेगा तो वी विल इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पे ओवरऑल चीजें चल रही हैं। इनिशिएटिव इंडिया ने क्या लिया है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इनिशिएटिव है, आप पढ़ लें। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, एक सन है, एक वर्ल्ड है, तो एक ग्रिड होना चाहिए, कॉन्सेप्ट के साथ बढ़े। अब इसका मतलब क्या है, देखिए ग्रिड, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी जो जैसे आप देखते हैं ना गाय, तो अगर एक सेंट्रलाइज ग्रिड की अब बिजली है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक प्लांट बैठाया, सब किया, अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है, वो पहुंचेगा कैसे, तो वायर से आपको ग्रिड पे ले जाना पड़ेगा, ग्रिड से फिर वो बाकी जगह जाएगा। तो ये चीजें होती है। तो इसी के लिए यहाँ पे ग्रिड बनाया जाता है, एक सिंगल ग्रिड, कि भाई आपका इस कंट्री का है, अच्छा इस ग्रिड से कनेक्ट कर दो, अच्छा ये आप इस ग्रिड से कनेक्ट कर दो, अच्छा ये इस ग्रिड से कनेक्ट कर दो। जहां जितनी जरूरत है वो कंज्यूम कर लेंगे उस हिसाब से, और फिर जहां से भी ये इतना एनर्जी आ रही है उसको पे कर दिया। तो इसलिए वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड एम टू कनेक्ट डिफरेंट region grid through a common grid that will be used to transfer renewable energy power। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे भी तो टफ हो जाता है, एक साइड आप इलेक्ट्रिसिटी कोल से जनरेट कर रहे हैं, एक साइड हाइड्रो पावर प्लांट से, एक साइड इससे, तो एकदम से आपको लगेगा कि सारे के सारे उंगलियां बराबर नहीं होती सेम का एनर्जी, और ये ट्रांसफर करना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ग्रिड जो है स्पेसिफिक यहाँ पे बनाया जा रहा है, उसी को सोचते हुए। ठीक है, चलिए।
तो आगे देखते हैं। इसके बाद जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट। तो ये जो वर्ल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट जो है ना, ये आपका यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इनने किया है वर्ल्ड वर्ल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024। इंपॉर्टेंट है, नोट कर ले, कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स, कि यहाँ पे रिपोर्ट है और यहाँ पर ये चीज दी हुई है कि क्या क्या फाइंडिंग है। मोस्ट इम्पेक्टेड एनिमल्स, प्लांट स्पीसीज, ये सब जो है इसके अंदर दिए गए हुए हैं कि क्या क्या इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है वाइल्ड लाइफ क्राइम में। कंजप्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑन देयर डेरिवेटिव्स, ये सब जो चीजें आपने देखा, काला हिरण का शिकार, वाइल्ड लाइफ क्राइम, है ना। तो ये सब जो चीजें हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पर सारी बातें की जा रही हैं। स्टेप्स क्या क्या टेकन किए किए गए हैं, तो ये सब अब आगे अगेन आप जो है देख सकते हैं। कई काफी काफी पुराने ऑर्गेनाइजेशन और ये सब की बात की गई है, खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन हाँ, ये रिपोर्ट यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, जो कि यूएनओ डीसी, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने की है। फाइन। अगेन वो 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये सब जो चीजें हैं अगेन ना उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। सी एनिमोन, ये जो है, ये साइंटिस्ट हैव फाउंड मास सी एनिमल ब्लीचिंग ऑफ अगत्ती आइलैंड लक्षद्वीप। अब ये होता क्या है ना, मैं आपको पिक्टोरियली समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है, कि एग्जैक्टली ये आपका एनिमोन होता क्या है। अदरवाइज ना ये कहानी सी लगेगी, समझ कुछ नहीं आएगा। एक बार आप देखिए, ये है एनिमोन। अब देखिए इस तरीके से होते हैं, प्यारे से, इतने बड़े स्पेस पे होते हैं। अब देख रहे हैं, समुद्र है इसी के आसपास, ये ऐसे चिपके हुए हैं, ये एनिमोन है। क्लियर हुआ। तो अब ये जो है, ये सी एनीमोन है, attached to the base of the surface beneath by any adhesive foot called a vessel or pedal। तो ये एडिसिव रहता है, गम सा चिपक जाता है इसमें। ओके, ये है यहाँ पे सी एनीमोन। क्लियर। ये हो गया होगा आपको, ये सब देख के यहाँ पे अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो अब थोड़ी बहुत इस पे बात कर लेते हैं। साइंटिस्ट ने फाउंड किया है कि ये जो है ना, यहाँ पे अगेन इसका भी ब्लीच हो रहा है, ये भी कम होते चले जा रहा है, खत्म होते चले जा रहा है। कहाँ पे? अगत्ती आइलैंड लक्षद्वीप। पहली बात, अगत्ती आइलैंड का ये भी आपके लिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाता है, पता होना चाहिए, तो लक्षद्वीप में है। ओके। अब ये जो है आर प्रियडेटरी एनिमल एंड मोस्ट स्पीसीज आर फाउंड इन कोस्टल ट्रॉपिकल वाटर, ये यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ में आ गई होगी। अब ये कह रहा है कि उसका भी ब्लीचिंग के लिए क्या रीजन है। ब्लीचिंग का है सरफेस टेम्परेचर राइज। ये जो हो रहा है ना, अडेसिव भी अच्छे से नहीं हो पाते, चिपक भी नहीं पाता है। ठीक है, और इनको फिर बहुत सारे डिसरप्ट होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जिसके कारण ये वहां पर टिक नहीं पा रहे हैं। क्लियर। ये देखिए यहाँ पे ये हल्का सा एक इमेज यहाँ भी इसका दिया हुआ है। ओके। अब इसके बाद देखते हैं बेस फ्लो। बेस फ्लो क्या होता है? देखिए बेस फ्लो की जब बात कर रहे हैं ना, ये एक तरीके से कि कौन सी ऐसी चीज है जिसपे सबसे ज्यादा जो है आपका क्या हो रहा है, रिवर फ्लड आ रहा है पेनिनसुलर इंडिया में, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बेस फ्लो की बात की गई है। बेस फ्लो कुछ ऐसा है कि जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, जैसे मानिए अभी ये अर्थ है और इधर या फिर कोई नदी बह रही है, ठीक है, तो यहाँ बोला जा रहा है कि यार इस पे सबसे ज्यादा फ्लड कब आएगा। तो जब आपका अर्थ जो है इसके, देखिए पानी सॉइल से अंदर इन्फिल्ट्रेट करेगा, नॉर्मल सी जब ये बारिश होगी, जब हम बोलते हैं ना बारिश से पन्नी की तरह इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाता है, अंदर चीजें नहीं जा पाती है, तो अब वो पानी जो है जहां से अंदर जा पा रहा है वो अंदर जाएगा, और जब अंदर जाएगा तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर बन जाएगा। अब जब ग्राउंड वाटर अंदर ही अंदर जब फ्लो करता है ना, वो भी तो अंदर ही अंदर फ्लो कर रहा है ना, जिससे हम, अब ये जब वो फ्लो करेगा अंदर, उसके कारण जो फ्लड आने के चांसेस होंगे ना, ये उसकी बात यहाँ पर हो रही है। कि जैसे रिवर है, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, तो जो बेस फ्लो है, हैव अ स्ट्रॉन्गर ट्रिगरिंग इफेक्ट ऑन रिवर फ्लड इन पेनिसुलर इंडिया, कि वो अंदर से ही जो रहते हैं और आके फिर एकदम से फ्लड करवा देते हैं, इंस्टीड ऑफ कि ऐसा नहीं है कि फ्लड बाकी चीजों की रेनफॉल हो गया या सॉइल में नमी बहुत ज्यादा थी इसके कारण यहाँ पे फ्लड आ रहे हैं एकदम से, बारिश नहीं, इससे जो ग्राउंड वाटर्स जो होता है, ओके, जो कि स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहे हैं,
उसके कारण ही ज्यादा ये चीजें हो जाती हैं। बहुत सारे रीजन है, देखिए कुछ, एक तो ये, मान लीजिए ऊपर से नदी बह रही है, नीचे अंडरग्राउंड वाटर भी है, और वो एकदम पैक्ड है, तो ये जो पानी है अब वो अंदर नीचे जल्दी ले नहीं पा रहा है। समझ रहे हैं? एक तो इसके कारण भी क्या होगा, फ्लड आ जाएगा, ऊपर पूरा जा नहीं पा रहा है। दूसरा, ये जो है अपना नीचे से जब पानी है, कहीं कहीं पे कुछ ऐसा सैलो एरिया आ जाएगा कि वो वहां से जो पानी है आपका, ये लेवल को और राइज करने में हेल्प करेगा। तो उससे काफी चीजें हो जाती है। कभी कभी यही अंदर जो रास्ता काट रहा है और एकदम से काट के गलत उसने अपना डायरेक्शन हल्का सा भी चेंज कर लिया, उसके कारण जहाँ पे जो सेटलमेंट है, जो लोग वहां पे हैं, उनके लिए वो रास्ता चेंज होने के कारण भी क्या होगा, फ्लड फ्लड की सिचुएशन हो जाएगी। तो वही यहाँ पे बात करेंगे, स्ट्रॉन्गर ट्रिगरिंग इफेक्ट। अब देखिए, जो 15th आर्टिकल है क्या कह रहा है, ब्लू होल। अब ये ब्लू होल जो है, ये क्या है, रिसर्चर ने फाउंड किया है कि ये जो आपका, ये डीपेस्ट इन द वर्ल्ड है। ब्लू होल जो है, ये डीपेस्ट है। ये आपका मैक्सिको चेटुमल बे में पाया गया है। ठीक है, ये जो चेटुमल बे में पाया गया है, ये ब्लू होल कैसा है, ये ऐसा, ये देखिए, ये ब्लू होल। मतलब जब हम, आपने इसने बात सुना होगा पैसिफिक ओशन की, जब हम बात करते हैं, या किसी भी इसकी ऐसी ओशन की, कि समुद्र के अंदर भी जो गड्ढे हैं, ठीक है, सबसे डीपेस्ट ट्रेंच वगैरह जो आपने वर्ड सुना होगा ना, ट्रेंच, तो डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है वो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ये भी उसी तरीके से होल है, ब्लू होल, कि अब जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए कितना ज्यादा, बहुत ही ज्यादा डीप। आपको लग रहा होगा कि ये लगभग लगभग इतना है, तो ये जो कंडीशन है ना, इसे ड्रैगन होल कहा गया। ड्रैगन की तरह लगेगा, बड़ा है। ठीक है, तो ये हुआ आपका ब्लू होल। इसके बाद कैटाटुम्बो लाइटनिंग। अब ये क्या चीज है कैटाटुम्बो लाइटनिंग, ये जो है आपका हाई फ्रीक्वेंसी लाइटनिंग है। हाई फ्रीक्वेंसी लाइटनिंग, जो आपका वेनेजुएला है ना, ओके, यहाँ पर लेक मेरा कैबो, इसी के कारण बेसिकली जो है लार्जेस्ट लेक बना हुआ है अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में, वेनेजुएला में। ठीक है, ये तो लेक मेरा कैबो, ये तो वैसे भी याद रहे तो अच्छा काम रहता कि हाँ ये वेनेजुएला में इसी के कारण बना है। अब लाइटनिंग क्यों हो रही है बार बार, ये लाइटनिंग का मतलब ये है कि जो बिजली का जो थंडरस्टॉर्म आना, ये उसी से रिलेटेड है। बहुत बार बारिश हो रही है वहां पे, ये चीजें हो रही है, तो ये उसी से है, ये कैटाटुम्बो लाइटनिंग। ओके, इसमें क्या होता है ना, कि जो कन्वर्जेंस है, कूल एयर, जो कूल एयर जो है आपका जा रहा है, ठीक है, हॉट एयर्स जब आ रहे हैं, वार्म एयर राइज हो रहा है, और फिर मिल के बाद भी कंडेंस हो जा रहे हैं। ओके, ठंडा गर्म मिल कंडेंस हो गए, और फिर वो बारिश करवा रहे हैं। तो कंटिन्यूस वहां पे थंडरस्टॉर्म बारिश चलती रहती है। तो क्रिएट एन इन्वायरमेंट फॉर इलेक्ट्रिक एक्टिविटी, जिसके कारण क्या होता है, क्यूमुलस क्लाउड, गर्म ठंडा मिल रहा है, क्यूमुलस क्लाउड जो है यहाँ पे, क्यूमोनिम्बस क्लाउड बन रहा है। चार तरीके के क्लाउड्स होते हैं बेसिकली, मेन वो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, या आपको ज्योग्राफी में अलग से कंप्लीट कराया जाएगा। अभी लोग क्या होता है सर, बोलते हैं आपने इसका मतलब नहीं समझाया। अगेन ये बेसिक ज्योग्राफी है, इसलिए जो फर्स्ट टाइम है प्लीज आप यहाँ पे ज्वाइन कर लें, या आप खुद पढ़ें। आप सारे जो है एनसीईआरटीज ले, या फिर आपको जैसे पढ़ना है आप पढ़े, या फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यहाँ पे ज्वाइन करें, तब आपको ये सब चीजें जो समझ में आएंगी, कि कितने तरीके से क्लाउड होते हैं, क्या होता है नहीं होता है। तो वो सब चीजें ना पहले समझनी बहुत जरूरी है। इसके बाद जो है आपका बेटागे क्रेटर, न्यूली कैप्चर्ड एरियल फुटेज ऑफ, ये जो है आपका बेटागे क्रेटर, इसने रिवील किया है कि ये काफी ग्रो हो रहा है हर साल, एज फ्रोजन ग्राउंड्स मेल्ट। अब क्या है, ये क्रेटर वगैरह जो है, जैसे यार आप एक नॉर्मल वे में बताता हूँ, कि ये इस तरीके से मानिए क्रेटर है, एक गड्ढा है, ठीक है, जैसे वो पीके मूवी में नहीं, वो जो तो उतरा था अंतरिक्षयान, इसी तरीके से मानिए कुछ इसका से बना हुआ है। अब ये क्रेटर है, एक सेप, ठीक है, या फिर आप इतना ही मान लीजिए, इसको हटा दीजिए। तो अब ये जो क्रेटर है, ये ना बढ़ते जा रहा है हर साल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था पहले, इतना ही तो गड्ढा ही है, ये पीछे गड्ढा है पूरा, यहाँ पे ना ये सब एरिया में बर्फ थे। समझिए बात को, ये सब एरिया में क्या था, बर्फ था। अब इसके ऊपर भी बर्फ है, ये चौड़ा होते जा रहा है ना? तो ऐसे कर, इधर बर्फ इधर बर्फ इधर बर्फ। अब क्या हो रहा है, ये वाला बर्फ मान लीजिए हर जगह पिघल के अंदर का, ये एरिया बड़ा हो जाएगा।
फिर ये पिघला पिघला, तो ये करते करते बड़ा चौड़ा होते जा रहा है हर साल, ये यहाँ पे बातचीत कर रही है। यही है बेटा ये क्रेटर। कहाँ पे है ये? साइबेरिया, रशिया में। इंपॉर्टेंट, ये जो है आप याद रख ले। इसी को कहा जाता है गेटवे टू अंडरवर्ल्ड। गेटवे टू अंडरवर्ल्ड, डोरवे टू हेल। इतना है, ऑलरेडी गड्ढा सा है, क्रेटर सा है, और ये भी चौड़ा होते जा रहा है। तो डरावना भी फील होगा जब एक हाई लेवल से आप ऐसे एयर फुटेज लेंगे, तो आपको लगेगा कि काफी बढ़ रहा है। और ये तो वही उसी को बोला गया है गेटवे टू अंडरवर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड के अंदर, इस तरीके से आप इसका सिग्निफिकेंस है। या डोरवे टू हेल, हेल की तरफ जाने का एक दरवाजा है। एंड इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट परमाफ्रॉस्ट क्रेटर। तो ये बर्फ से ढका हुआ है। अब इतना तो पूरा गड्ढा है, आके आसपास से ये है। अब सोचिए जब ये बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, तो कितना बड़ा गड्ढा होगा ये पता भी लोगों को नहीं है। तो यही है आपका बेटागे क्रेटर। तो आई होप ये क्लियर होगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो है हमारी चीजें हो चुकी हैं। और यहाँ देखिए मिस्टेक्स हर जगह निकलती हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये जो इनका रहता है सेक्शन, ये कि जो अप्रैल मंथ में यहाँ पर कुछ उनके एरर्स आए, तो उन्होंने बताया कि इनकरेक्टली मेंशन था कि 4100 बिलियन केजी ई वेस्ट जनरेट होता है इंडिया में। करेक्ट इन्फॉर्मेशन है मिलियन केजी होता है। ये आई गेस मैंने शायद पढ़ा नहीं पाया था, बिकॉज मेरे हेल्थ इश्यूज थे। इसलिए मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज आप वो जो भी नहीं हो पाया है बाई चांस, वो आप खुद पढ़ ले, है ना? क्योंकि आप सब ऑब्वियस सी बात है, चीजों को आप समझने लगे हैं। इतने टाइम से आप हमारे साथ कनेक्टेड है, लास्ट 1 ईयर से काफी लोग कंटिन्यूअसली यहाँ पे ये चीजें कर रहे हैं, तो खुद भी करते हैं। लेकिन हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि एक बार एक आदत सी पड़ जाती है, तो वो होते रहना चाहिए। बट ठीक है, तो जितना नहीं हो पाया है वो आई होप आप सबने कर लिया हो। कुछ इश्यू हो आप बोल सकते हैं कि सर बना सके तो बना दे, तो वो भी हम देख लेंगे, कोई पर्टिकुलर पॉइंट बनाना हो तो। ठीक है, चलिए। फिर बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसके उसमें हम बाकी चीजें, सोशल इश्यूज और अदर थिंग्स देखेंगे। अभी तक जो है फिलहाल नेक्स्ट मंथ का, है ना, आज जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मैं 17 तक चेक किया था, जुलाई तक तो कोई भी विजन का जून मंथ का नहीं आया है। ओके, तो ये जो है आपका, ये भी जल्दी से जल्दी कवर अप हो जाएगा। कि काफी ज्यादा अलग टास्क और पर्सनल इश्यूज भी होते ही हर किसी के हैं, तो चलते रहते हैं। तो इसीलिए ये अभी नहीं हो पाया था। बट अब निश्चिंत रहे, सब चीजें कवर हो जाएंगी। और अब जैसे अपलोड हुआ है अभी, तो वैसे ही आप ये कंप्लीट कर लिया करिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।